बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MTH 501 फाइनल टर्म की प्रिपरेशन कैसे करें 2024 की। ठीक है, आज की वीडियो कंप्लीट इसीलिए बनाई गई है ताकि आपको बता सकूं कि आपने कैसे MCQs की प्रिपरेशन करनी है और कैसे सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से आपने MCQs और आपने सब्जेक्टिव प्रिपेयर करना है। उसके अलावा इसके कुछ और लेक्चर भी मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, ठीक है, वो भी आप ले सकते हो। उसके अलावा अगर आपको कोई भी इशू है सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसका ग्रुप ज्वाइन करना है या इसकी कोई सर्विस चाहिए इस सब्जेक्ट की या मैथ के किसी सब्जेक्ट की या VU के किसी भी सब्जेक्ट की या कोई भी सर्विस चाहिए तो हमारे पास VU की आल सर्विस अवेलेबल होती है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको MCQs बताऊँगी कि आपने कौन कौन से MCQs प्रिपेयर करने। तो सबसे पहले MCQs है कि अगर दो मैट्रिक हैं, ठीक है, उनको ऐड करते हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनका आर्डर सेम हो। आर्डर क्या होता है? रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, यानी कि उसकी रो और कॉलम एक जितनी हो दोनों मैट्रिक की। अगर एक मैट्रिक की 2 रो है तो दूसरे वाले की भी 2 होनी चाहिए। अगर उसके एक कॉलम है तो अगले वाले का भी एक कॉलम होना चाहिए, ठीक है, इसको कहते हैं ऑर्डर सेम। उसके बाद अगर एक मैट्रिक है ए और एक है बी, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो बी ए, यानी कि ऑपोजिट कम्प्यूटेटिव ला होता है, ठीक है, ए बी करें या बी ए करें आंसर एक जैसा आए, यानी कि आई आए, यानी कि आइडेंटिटी आए, यानी कि 1001 आए, इसको कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, बी ए का इन्वर्स होता है, ए बी इन्वर्स होता है, ठीक है, ये यानी कि सारी कंडीशन आ जाएंगी, ऑल आ जाएगा। उसके बाद है एक मैट्रिक है ना, उसमें आपके पास ऑर्डर क्या है 2x3, एक है उसमें 3x5, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके ऑर्डर क्या आएगा A x B करके। तो आपने याद रखना है कि जब दो मैट्रिक है, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करना है तो उनका ऑर्डर क्या होगा, पहले मैट्रिक की रो और दूसरे की कॉलम को देखना होता है। तो पहले के 2 रो है और दूसरे के 5 कॉलम है, यानी कि इसका ऑर्डर 2x5 होना ज़रूरी है। उसके बाद डोमिनेंट ऑफ द मैट्रिक इज, आप देखिए इस मैट्रिक का डिटर्मिनेंट लेना है और आंसर जो आएगा वो बताना है। तो इसका डिटर्मिनेंट लेके आंसर आता है -3। अच्छा, कह रहे हैं कि स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दिस इज फॉल्स। अच्छा, एक मैट्रिक गिवन है और आपको कह रहे हैं कि बताना है कि इसके बारे में क्या फॉल्स है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आइगन वैल्यू 2 हैज़ अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1। अच्छा देखिए, आइगन वैल्यू क्या होती है, लेमडा, इसको हम कहते हैं आइगन वैल्यू लेमडा। और ये क्या होती है, ये डायगोनली, इसको कहते हैं। कह रहे हैं कि जो आइगन वैल्यू 2 है, अब 2 कहाँ पे है, ये भी 2 है, ठीक है। कह रहे हैं कि इसका अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है। देखिए आपके लिए मल्टीप्लिसिटी देखते हैं कैसे, अगर आपके पास कोई भी आइगन वैल्यू है ना तो उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, या तो वही नंबर होता है या उससे ग्रेटर होता है। यानी कि अगर आपके पास आइगन वैल्यू 2 है ना तो इसकी मल्टीप्लिसिटी या तो 2 होगी या 2 से ज़्यादा होगी, इससे कम नहीं हो सकती। तो बाकी जितने ऑप्शन थे उसमें 2 या 2 से ज़्यादा थी, तो ये एक ऐसा ऑप्शन था जिसमें 1 थी। तो उन्होंने कहा था कि फॉल्स चूज करें जो कि रॉन्ग हो, गलत हो। तो ये बात झूठ है, ठीक है, ग्रेटर देन 2 नहीं है, 1 कम है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक है सेड टू बी डायगोनल। देखें इफ इट इज सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक, सेम होगा तभी डायगोनल होगा, ठीक है। अच्छा देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, एक मैट्रिक है डायगोनलाइजेबल है, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ ए इज आइगन वेक्टर। कह रहे हैं कि इसका आइगन वेक्टर हमारे पास क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट होगा या क्या होगा। तो देखिए लीनियरली इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब होता है ऐसा मैट्रिक लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि आप उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लो जब, तो आंसर क्या आए, 0 ना आए, ठीक है। तो हमारे पास डायगोनलाइजेबल होगा ना, डायगोनलाइजेबल का मतलब है कि सॉल्व आउट हो सके, यानी कि उसको काट सके, यानी कि 0 ना हो। तो इंडिपेंडेंट में भी 0 नहीं होता, ठीक है, कोई भी नंबर होता है, इसलिए हमने इसको चूज करना है। कंसीडर द बेसिस R3। अच्छा आपके पास R3 यानी कि 3 बेसिस है, एक B1 B2 एक C1 C2। यहाँ पे कि R2 रीजन है, ये R3 रीजन नहीं है, पहले तो इसको करेक्ट करें। ये देखिए 2 बेसिस है, वेयर RB1 RB2 ये गिवन है, C1 C2 गिवन है, ये चारों चीज़ें गिवन है। तो आपने बताना है कि P से B C पे जा रहे हैं तो चेंज इन कोऑर्डिनेट मैट्रिक क्या होगा। तो देखिए चेंज इन कोऑर्डिनेट मैट्रिक B से C निकालने का एक प्रॉपर तरीका आपके हैंड आउट के अंदर मौजूद है। तो आपने उस तरीके के अकॉर्डिंग सॉल्व आउट करके चेंज इन मैट्रिक कोऑर्डिनेट मैट्रिक निकालना है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे लिख लेना है, -5
3 -2 और 1 ये बी की ये थी ना, तो सी की आपके पास ये दो है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक मैट्रिक है ए, इसको सॉल्व आउट करके बताना है इसका डिटर्मिनेंट क्या था। तो इसको सॉल्व आउट किया, इसका डिटर्मिनेंट 0 आया था। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं ये मैं आपको डिटेल में पीछे कैलकुलस के लेक्चर में बता चुकी हूँ। अब एक मैट्रिक है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो इसके बारे में क्या ट्रू है। अच्छा, ये आप बात माइंड में बिठा लें कि इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। आपको पता हो कि डिटर्मिनेंट 0 हो, इनवर्टिबल कब होता है, वर्टिबल कब होता है, सिंगुलर कब होता है, उसके बाद सैडल पॉइंट क्या होता है, उसके बाद ट्रिवियल क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बेसिक पता होनी चाहिए। देखिए, एक मैट्रिक का डिटर्मिनेंट लेते हैं, जब आपके पास उसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है, तो वो नॉन इन्वर्टिबल होता है। अगर 0 ना आए, 1 2 3 कोई गिनती का नंबर आए, तो वो इन्वर्टिबल होता है, ठीक है। तो इस मैट्रिक का डिटर्मिनेंट लिया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया था, 0 आ गया था, जिसकी वजह से हमने इसको क्या कहा कि ये हमारे पास क्या है, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक है, इनके 0 है। अब एक मैट्रिक ये है, तो इसके बारे में बताना है क्या है। तो इसका डिटर्मिनेंट लिया तो हमारे पास आंसर 0 आ गया। तो जब आंसर 0 आ जाए तो वो सिंगुलर होता है, जब आंसर 0 ना हो तो वो नॉन सिंगुलर होता है, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट भी 0 आ गया, इसलिए हमने इसको सिंगुलर कह दिया है। उसके बाद ये एक मैट्रिक है m क्रॉस n, ठीक है, इसका ऑर्डर है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। हर वो मैट्रिक जो 0 नहीं होता वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, ये साथ मेंशन किया हुआ है, ठीक है। कॉलम वेक्टर देन ए कैन बी फैक्टर एज ए इज इक्वल टू क्यू आर बी, ठीक है। ऑर्थोगोनल कॉलम वेक्टर आर इज ए एन क्रॉस एम। तो आपके पास ये क्या है, इनवर्टिबल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक। अच्छा, आपको ये पता हो कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक क्या होता है, इसमें से भी एमसीक्यूज आता है। अभी देखिए v इज इक्वल टू, ये आपके पास वेक्टर गिवन है, ठीक है, ये वेक्टर है, और आपको कह रहे हैं कि इसका यूनिट वेक्टर निकालें। तो यूनिट वेक्टर में हम क्या करते हैं, पहले इसके वेक्टर को लिखते हैं, डिवाइडेड बाय इसका नॉर्म लिखते हैं। तो नॉर्म क्या होता है, इनका स्क्वायर अंडर द रूट, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0। तो इनको हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं, प्लस करते हैं। तो इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 + 1 5 + 4 9, स्क्वायर रूट 9। तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो हम डिवीजन के नीचे 3 लिखेंगे। तो हमने जो ऑप्शन चूज करना है उनमें सब के नीचे 3 3 होगा, और ऊपर क्या होगा, 1 -2 2 0, 1 -2 2 0। 0 के नीचे 3 लिखो ना लिखो, एक ही मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद सेम नेक्स्ट वाले का करना है, तो इसमें भी हमने नॉर्म निकालना है, तो इसका नॉर्म हमारे पास 3 आ जाएगा। तो डिवीजन में सबके नीचे 3 आ जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा, 0 2 2 1। तो ये 0 2 2 1 को हम ऊपर लिखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं तो 1 को पहले लिख रहे हैं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है I3 है, इक्लूडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस है। V1 गिवन है, यू वी गिवन है, और आपने बताना है कि के की क्या वैल्यू रखें तो वो ऑर्थोगोनल आ जाए। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है दो मैट्रिक को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आ जाए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आएगा ऑर्थोगोनल वाला। यू डॉट वी करें तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 7 आता है, 7 1 जार 7, तो 2 + 7 क्या होता है, 9 आ जाता है। तो 3 को किस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास के की क्या वैल्यू रखें तो हमारे पास 0 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास अगर -9 होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो अगर ये 3 है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, लेकिन प्लस होगा तो -3 अगर लेंगे हम के की वैल्यू तो 3 3 ज़ा -9 हो जाएगा, ठीक है, और 0 हो जाएगा। तो हमने के -3 सेलेक्ट करना है। यू और वी दो वेक्टर हैं इक्लूडियन इनर प्रोडक्ट के, ठीक है। ये आपके पास कंडीशन गिवन है, तो u2 v2 ये किसके इक्वल होगा, तो देखिए 4 टाइम u1 v1, u1 की वैल्यू क्या है 3 और v1 की 4, 3 4 ज़ा 12, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 48, प्लस v1 को v2 से 5 2 ज़ा 10 -10 और 5 50 -50। तो 50 में से 48 जाएंगे तो -2, ये प्रॉपर आपने सॉल्व आउट करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 100% करेक्ट आंसर है। उसके बाद ये लैम्डा की कंडीशन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये इसकी करेक्ट फॉर्म है, आपकी हैंड आउट के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं कि सैडल पॉइंट बताएं कि एक वेक्टर है उसकी आइगन वैल्यू ये है 2 है और 0.5 है, तो सैडल पॉइंट क्या होगा, ये क्या होगा, तो ये सैडल पॉइंट होगा। कैसे पता चला है, क्योंकि
सैडल पॉइंट की एक कंडीशन होती है कि या तो आपके पास लेमडा की जो वैल्यू है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी कि एक प्लस हो एक माइनस हो, ठीक है, तब आपके पास सैडल पॉइंट होता है, या फिर कोई वैल्यू जीरो हो जाए दोनों में से। तो ये देखिए 0.5 है, ठीक है, यानी कि जीरो है, तो इस वजह से ये आपके पास सैडल पॉइंट है, यानी कि ओरिजिन में है। और कॉलम रिप्लेसमेंट करो और कोई चेंजिंग ना है, उसको भी हम सैडल पॉइंट ही कहते हैं। तो सैडल पॉइंट वाले 4-5 MCQs आए हुए, ठीक है। अभी आपके पास एक वेक्टर है और उसकी आइगन वैल्यू ये है, तो ये क्या है, ये देखिए इसमें भी जीरो आंसर है, तो ये फिर आपके पास सैडल पॉइंट है। ए टी ए एक्स हैट किसके इक्वल होगा, ए टी बी के, तो यहाँ पे ये चीज़ मौजूद है, यहाँ पे ए एक्स हैट मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन अब एक्स हैट हो जाएगी। बेस्ट अप्रोक्सीमेशन थ्योरम के अकॉर्डिंग जब डिस्टेंस निकालते हैं वाई माइनस वाई हेड का, तो ये वाई हेड क्या है, वाई है वेट हमारे पास क्या है, प्रोजेक्शन है इस डब्ल्यू का वाई पे, प्रोजेक्शन ऑफ डब्ल्यू ऑन वाई। और ये जो फॉर्म है ये आपके पास इनर प्रोडक्ट की फॉर्म है, तो यस ट्रू, ठीक है। उसके बाद स्केयर मैट्रिक है ए आई इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इज नॉट आइगन वैल्यू ऑफ ए। इन्वर्टिबल मैट्रिक का क्या मतलब होता है कि ए इनवर्स ऑफ ए निकालो तो वो आई आए, ए आई, ठीक है, ये फॉर्म होती है, यानी कि ये ट्रू फॉर्म कह रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं ट्रू आइगन वैल्यू, वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है, ट्रू। स्केयर मैट्रिक विद ऑर्थोगोनल कॉलम, देखिए एक मैट्रिक है ना स्केयर है, उसके अंदर जो कॉलम है वो ऑर्थोगोनल है, तो पूरा मैट्रिक भी ऑर्थोगोनल ही होगा, ठीक है। एक्स इज ऑर्थोगोनल बोथ यू एंड वी, कह रहे हैं कि उसके यू और वी दोनों कॉलम ऑर्थोगोनल है, उनको प्लस करेंगे तो वो भी ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है जीरो, यानी कि यू के अंदर सारी वैल्यू जीरो है, वी के अंदर भी जीरो है, तो उनको प्लस करेंगे तो वो भी जीरो ही होंगी। इफ टू रो आर ऑर्थोगोनल, दो रो ऑर्थोगोनल है, ठीक है, तो वो क्या होंगी, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगी। उसके बाद ए एक्स जीरो, ये आपके पास जो जीरो के इक्वल होता है ना वो होमोजीनियस इक्वेशन होती है, अगर बी के इक्वल हो तो वो होमोजीनियस नहीं होती। लीनियर इक्वेशन होती है ना, लीनियर इक्वेशन दो तरह की होती है, एक होमोजीनियस एक नॉन, जो बी के इक्वल होती है वो नॉन होमोजीनियस होती है, और जो जीरो के इक्वल होती है वो होमोजीनियस होती है। तो कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक इज इनवर्टिबल है, का मतलब होता है जिसमें ए एक्स निकालो और आपके पास आंसर जीरो के इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रॉपर मेंशन किया हुआ है कि जीरो के इक्वल है, तो ये फिर ट्रिवियल है। अब ये इक्वेशन दो गिवन है, आपने बताना है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो सिंपली एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और उसके अकॉर्डिंग आंसर चूज करना था। एक्स और वाई दोनों की वैल्यू जीरो आ गई, तो हमने कहना है इट हैज़ नो सोल्यूशन, ठीक है। अब बताना है कि इसकी आइगन वैल्यू कितनी है, तो आइगन वैल्यू क्या होती है, डायगनली जो देखते हैं, तो यहाँ पे एक और एक दो वैल्यू डायगनली आ रही हैं, तो इसकी दो वैल्यू होती हैं, तो कह रहे हैं कि क्या इसकी दो वैल्यू होती है, यस ट्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक डायगोनलाइजेबल है, ठीक है, ए पी डी पी इनवर्स, वे डी क्या होता है, अच्छा डी हमेशा डायगोनलाइजेबल होता है और पी इन्वर्टिबल होता है, ठीक है। डायगोनलाइजेबल इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, और इन्वर्टिबल जो कि जीरो ना हो, जीरो हो जाएगा तो फिर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन याद रखनी है। अच्छा अलजेब्रिक सम जो है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें टर्म्स क्या कितनी है, तो देखिए ये 8th क्लास में बड़ा डिटेल में बताया जाता है कि टर्म्स क्या होती है अलजेब्रिक पे। एक साइन से दूसरे साइन के अंदर जो भी, ठीक है, वैल्यू यूज होती है ना उनको हम कहते हैं टर्म। तो यहाँ पे स्टार्ट में एक वैल्यू होती है, साइन होता है, ठीक है, और यहाँ से ए प्लस तक एक टर्म है पूरी, ठीक है, ये प्लस माइनस ये मल्टीप्लाई को नहीं ऐड करना, ये एक और एक ये सिर्फ दो टर्म है। आपके माइंड में आएगा यहाँ पे तो मल्टीप्लाई है, यहाँ पे तो तीन टर्म में, बट दैट इज नॉट द रियलिटी, ठीक है, इसमें हम टर्म में सिर्फ प्लस माइनस देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक एक टर्म और यहाँ से यहाँ तक दूसरी टर्म, दो टर्म में। अच्छा ये आपके पास तीन v1 v2 v3 वेक्टर गिवन है और इनकी स्पेस आर एम नहीं है, R3 है, ठीक है, ये तीन है ना, तो उसकी स्पेस भी वही होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विलेंट टू v1 v2 v3। अच्छा इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला लगेगा, c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस c3 v3, तो c1 हमारे पास 2 है तो 2v1, ठीक है, और -7v2 और 5v3। अब यहाँ पे ये साथ v1 के आई भी लिखा हुआ है, तो आपने आई भी लिख लेना है, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है, और ये मैंने वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल में बताया हुआ है, आप मेरे वीडियो लेक्चर भी सुन सकते हो, ठीक है, समझना है तो। अच्छा ये v1 v2 v3 है, और जो v1 है वो v2 के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो v1 v2 क्या है हमारे पास, स्पेन कर रहे हैं v3 को। अच्छा जनरल लीस्ट स्क्वायर मेथड इज ट्रू, तो इसकी ये कंडीशन होती है। उसके बाद आपको नेक्स्ट ए और बी, ठीक है, दो चीज़ें गिवन है, ए और बी,
और आपने a प्लस बी निकाला है, तो सिंपली इनको प्लस करना है। तो पहले वाले c को, ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डेंट e के साथ प्लस करना है, f को इसके कॉरस्पॉन्डेंट d के साथ प्लस करना है। तो इस तरह से ये आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है एक मैट्रिक a है और उसको आपने फैक्टराइज करना है लोअर अपर ट्रायंगुलर, तो उसको आप LU डिकम्पोजिशन कहते हो, यानी कि लोअर अपर डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट आपके पास सेट एस इज बेसिस वेक्टर स्पेस वी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द। अच्छा देखिए, वेक्टर स्पेस हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नॉट ट्रू, ये ट्रू बात है, ये इसको करेक्ट करना है आपने, ये बाय मिस्टेक प्रिंट हुआ है, ठीक है। फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट आपके पास दो बेसिस गिवन है, ठीक है। आर स्केयर इसका दो बेसिस है, तो R2 इसका होगा, ठीक है। और ये साइन x1 है, या आई थिंक साइन लिखा है या SN लिखा है, ठीक है। बिलोंग टू R स्केयर, कह रहे हैं कि इसके अंदर से बिलोंग कर रहा है x1, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट इसके ये हैं, कोऑर्डिनेट आपके पास C1 C2 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो x r आपके पास क्या होगा, ये आपने यहाँ पे लिखना है सॉल्व आउट करके। S आपको गिवन है, P2 गिवन है, और आपके पास ये कोऑर्डिनेट वेक्टर होता है, ये मैंने वीडियो लेक्चर के अंदर समझाया हुआ है, ठीक है। कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या होता है, उसमें आपने कम्बिनेशन लिखना है। तो अब मैंने क्या कहा था, एक कांस्टेंट एक वेक्टर लिखते होते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट 2 है, तो 2 के साथ उसके करस्पॉन्डिंग वेक्टर को लिखेंगे। 2 के साथ हम लिखेंगे 1 को, 2 1 जा 2। फिर हम 4 को लिखेंगे x के साथ 4x, और सेंटर में प्लस प्लस लिखेंगे x स्क्वायर को 7 के साथ। तो ये इसका लीनियर कम्बिनेशन होता है। उसके बाद R3 वाली बेसिस, यानी कि जिसके अंदर 3 आंसर हों। तो ये देखिए, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, ये 3 है, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड R3 वाली होती है। इसमें डायगनली 1 होना चाहिए। तो ये देखिए, पहले यहाँ पे 1 है, फिर दूसरे पे 1 है, और एंड देन पे तीसरे पे 1 है, ठीक है। ये 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद है जनरल टर्म ऑफ, देखिए इसमें ये आपको फॉर्म गिवन है, सिंपली कह रहे हैं कि k की वैल्यू -2 पुट करो तो क्या होगा, तो 0.6 की पावर k है, तो 0.6 की पावर -2 हो जाएगा। फर्दर सॉल्व आउट करो तो ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास इंडिपेंडेंट होते हैं, ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। लीनियर इक्वेशन आपके पास 0 होती है, और x-2 है ना ये, तो x-2 को 0 के इक्वल सेट करेंगे तो x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू +2 आ जाएगा ये। इसी तरह x प्लस λ2 है ना, λ प्लस 2 0 के इक्वल सेट करेंगे और λ इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। और ए बी के इक्वल हो तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक की फॉर्म होती है। ये MCQ 3-4 दफ़ा आ चुका है घुमा फिरा के, कि ए बी इज इक्वल टू बी ए हो तो आई के इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल होता है। वो क्या होता है हमारे पास, अच्छा 5 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसमें 5 एलिमेंट होंगे। अगर यू वी यू डब्ल्यू के इक्वल है तो वी डब्ल्यू के इक्वल होना चाहिए। आइगन वैल्यू में क्या होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एक स्केलर एसोसिएटेड होता है। अच्छा, एक ऐसा मैट्रिक जिसकी आइगन वैल्यू निकालें तो एक नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में आए, ठीक है। एक लेफ्ट साइड पे आए राइट साइड पे आए तो उसको हम कहते हैं सैडल पॉइंट है, या 0 आए तब भी हम कहते हैं कि वो सैडल पॉइंट है, ठीक है। इसका भी सेम यही है, सेम यही है। अच्छा, वेक्टर u एंड v इन Rn, एक Rn रीजन है, उसमें u और v दो वेक्टर है, ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो तो 0 आए, अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो तो आंसर 1 आए तो आप कहते हो ऑर्थोनॉर्मल, ठीक है। ये 0 आए तो ऑर्थोगोनल। दोनों को सॉल्व आउट करने का तरीका सेम है, जैसा आंसर में फ़र्क होता है 0 और 1 का। अच्छा, वेक्टर हुज, अच्छा ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ 1 होती है उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। जाहिर है, ऑर्थोगोनल कॉलम के लिए स्क्वायर मैट्रिक होता है, ठीक है। इफ अ स्क्वायर मैट्रिक हैज ऑर्थोगोनल कॉलम देन इट हैज डैश रो, ऑर्थोगोनल रो। आपकी जो क्विज 1 क्विज 2 क्विज 3 आते हैं ना, इन्हीं में से आते हैं। क्विज 3 क्विज जो मिड के बाद वाले क्विज होते हैं, क्विज 3 आई थिंक 4, ठीक है। तो डिस्टेंस नॉर्म निकालने का तरीका क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर सारी वैल्यू को लिखते हैं स्क्वायर करके और सेंटर में प्लस डाल के। इसका होगा 0, इसका होगा v। ईच पेयर ऑफ आइगन वैल्यू दिस इट इज करस्पॉन्ड्स आइगन वेक्टर प्रोवाइड अ सोल्यूशन ऑफ, ठीक है। ये आपके पास आइगन फंक्शन, ये आप देख लें, ठीक है। आपने समझ लेना है, बस याद करने हैं आपने ये सारे MCQs, इनको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है एक वीडियो के अंदर। सब्जेक्टिव भी एक्सप्लेन करना है तो आप ये ध्यान से देखते जाएं। सिंपल सिंपल फार्मूले लगे हुए, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। ये सारे आप स्क्रीनशॉट ले लें तो यहाँ से आप ये कर लेना सिंपल। ये आपके पास स्टेटमेंट वाले जो मुझे लगेगा समझाने वाला है वो मैं आपको समझा दूंगी। ये भी
ए एक्स बी के इक्वल है, देखिए होमोजीनियस में 0 के इक्वल था, ठीक है। ये फ़र्क याद रखना है। पीवट कैसे फाइंड करते हैं, जितनी रो होती है ना हर रो में एक पीवट होता है। तो कह रहे हैं कि मैक्सिमम अगर 6x6 मैट्रिक है, यानी कि पहला एलिमेंट देखना है रो कितनी है, तो मैक्सिमम इसके 6 पीवट हो सकते हैं। मे भी कोई पीवट 0 हो, 5 हो जाए, 4 हो जाए, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि एक रो में एक ही पीवट होता है। तो 6 रो हैं, तो कह रहे हैं कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो 6 पीवट होंगे, ठीक है। इस तरह का एक एमसीक्यूज आता है। 3x3 मैट्रिक है, तो x-1 का क्यूब आएगा। सेम ये करना है। ब्लॉक डायगोनल कांस्टेंट क्या होता है, अपर क्या होता है, लोअर क्या होता है, ये भी आपने याद करना है। ये लोअर ट्रायंगुलर वाला ब्लॉक, लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर वेक्टर, इसमें आप लोगों ने स्केयर लेना होता है। 2 का स्केयर 4 + 1 का स्केयर 5, और इनको अंडर द रूट लिखना होता है। ये स्केयर रूट 5 है, ठीक है। ये आंसर था, ये मुझे सिंबल नहीं मिल रहा था। सेम आपने मल्टीप्लीकेशन करनी है। ब्लॉक, ये आपने सारा इसको कर लेना है, सारा रीड आउट करने वाला है। एक भी एमसीक्यूज आपने स्किप नहीं करना, जो मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट शुक्र है, सब्जेक्टिव पोर्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। मैं अब आपको सब्जेक्टिव एक्सप्लेन करती हूँ कि आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो ये नहीं है एज इट इज़ आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आपने इस टाइप के सारे क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी होती है। अच्छा, ये सेट कह रहे हैं कि ये ऑर्थोगोनल है या नहीं, तो मैंने बताया था ना आंसर 0 आता है ऑर्थोगोनल में। तो आपके पास 3 वेक्टर की मैंने लेट करते हैं कि ये u v w 3 वेक्टर है। तो पहले u को v के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर u को w के साथ, और फिर v को w के साथ, ठीक है। तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो 3 आंसर आएंगे। पहले का 0 आ रहा है तो ये ऑर्थोगोनल है, दूसरे का 0 नहीं आ रहा तो ये ऑर्थोगोनल नहीं है, तीसरा भी ऑर्थोगोनल नहीं है, तो ओवरऑल ये ऑर्थोगोनल नहीं है। अगर तो तीनों 0 हो जाते तो हम कहते हैं कि ऑर्थोगोनल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा ये आपके पास सेट ऑफ वेक्टर हैं, ठीक है, ऑर्थोगोनल है। अब यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट, इसमें आपने क्या करना है, इस वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस वाले को इस वाले के साथ, इस वाले को इस वाले के साथ, और सबके आंसर को प्लस करना है, ठीक है। ये फार्मूला है u1 v1 प्लस, ठीक है। ये u1 है, u2 u3 v1 v2 v3, ठीक है। तो पहले वाले u1 को v1 के साथ मल्टीप्लाई किया, u2 को v2 के साथ, और u3 को v3 के साथ, तो 3 आंसर आ गए। और इनको सॉल्व आउट किया तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और 0 - 0 0 आ जाएगा। तो जैसा कि इसका आंसर 0 आ गया, तो ये आपके पास ऑर्थोगोनल है। तो देखिए ऑर्थोगोनल वाला कितना ज़्यादा आता है। उसके बाद है फाइंड द डोमिनेंट आइगन पेयर। डोमिनेंट आइगन पेयर का मतलब होता है आइगन वैल्यू या फिर आइगन वेक्टर, ठीक है। पावर मेथड को यूज़ करना है। अब ए भी गिवन है, x0 भी गिवन है, तो इसमें इटरेशंस होती हैं, इटरेशन 1, इटरेशन 2, इटरेशन 3। तो इन्होंने एक प्रॉपर मेंशन किया हुआ था, ये मैंने सही से इसका स्क्रीनशॉट अटैच नहीं किया, ठीक है। आगे मेंशन हुआ था कि सिर्फ आपने फर्स्ट इटरेशन ही करनी है, ठीक है, इसलिए हम एक इटरेशन कर रहे हैं। तो ए को आपने एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व आउट करना है, ठीक है। आपके पास 5 1 आ जाएगा। तो ये जो 5 1 है ना, ये आपके पास आइगन वेक्टर है। अब आइगन वैल्यू निकालनी है तो आपने उसके नॉर्म्स निकालना है, और नॉर्म्स को वेक्टर के साथ डिवाइड करना है। ये 1/√26 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास √26 क्या है, ये लेमडा की वैल्यू है, और ये जो है ये वेक्टर है। तो स्क्वायर रूट को निकालेंगे तो 5.02 कैलकुलेटर हमें आंसर दे देगा। नेक्स्ट है ए मैट्रिक गिवन है, उसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट 6 है, तो मैट्रिक का डिटर्मिनेंट क्या होगा। इसका तो कोई कंसर्न नहीं है, हमें सिंपल मैट्रिक का डिटर्मिनेंट लेना है। इस तरह से आप मैट्रिक का डिटर्मिनेंट लेते हो, बहुत दफ़ा मैं लेक्चर के अंदर बता चुकी हूँ। जिसके करस्पॉन्डेंस लेते हैं ना 1 के साथ ले रहे ना, तो उसके आमने सामने वाले कैंसिल हो जाते हैं, तो 5 6 8 8 इसके अंदर आ जाएगा। सेम 4 को जब करेंगे तो फिर उसके करस्पॉन्डेंस काट जाएंगे, बाकी आ जाएंगे। 5 के करेंगे, उसके करस्पॉन्डेंस काट जाएंगे और बाकी आ जाएंगे। तो इस तरह से ये 3 फॉर्म बनेंगे, तीनों फॉर्म को सॉल्व आउट करेंगे, 3 आंसर आएंगे, और तीनों आंसर को सॉल्व आउट करेंगे तो डिटर्मिनेंट 17 आ जाएगा। मे भी इसमें कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक हो, आपने इसको रीचेक कर लेना है। नेक्स्ट है आपके पास बेसिस है, 2 बेसिस है बी और डी। अब एक बेसिस के अंदर 3 बेसिस गिवन है, ठीक है, b1 b2 b3 d1 d2, ठीक है। वेक्टर स्पेस क्या है, v और w, ठीक है। और मैपिंग कहाँ से हो रही है, v से w पे, और b2 भी गिवन है, b3 भी गिवन है, और b1 भी गिवन है। तो आपने बताना है ये b1, ठीक है। तो बताना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं विद प्रॉपर्टी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके सॉल्व आउट करना है। तो ये आपके हैंड आउट के अंदर इस तरह के एग्जाम्पल दी हुई है, ये आपने खुद करना है। क्वेश्चन 44 है, ठीक है, 3 नंबर का, या हाँ 3 नंबर का है, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन 45 है, वाई और जी ऑर्थोगोनल है। ये तो ऑर्थोगोनल में क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर 0 आता है। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 आएगा या नहीं, तो नहीं 1 आया, ये ऑर्थोगोनल नहीं है, ये ऑर्थोनॉर्मल है। कहते हैं कि वेदर चेक करें कि है या नहीं, तो ये नहीं है। इसकी कैलकुलेशन आप देख लेना, कोई मिस्टेक ना की हो, ठीक है, लेकिन ये नहीं है। अच्छा एक मैट्रिक, अच्छा ये क्वेश्चन देखें, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें क्या कह रहे हैं कि एक मैट्रिक है ए, ठीक है, फाइंड द इनवर्टिबल मैट्रिक पी को फाइंड करना है और ये कंडीशन है। तो ये आपको पता हो, या आपको बताएंगे नहीं, आपको पता होनी चाहिए। ये अगर आपको क्वेश्चन में नहीं भी देते तो आपको पता हो कि पी इनवर्स पी ए इज इक्वल टू डी होता है, और डी डायगोनल मैट्रिक डायगोनलाइजेबल होता है, और जो पी होता है वो इनवर्टिबल होता है। ये एमसीक्यूज में भी पूछते हैं, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, पी। तो सबसे पहले पी फाइंड करने का क्या तरीका होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0 सेट कर दे। तो हमने ए का डिटर्मिनेंट लिया और ये चीज़ फाइंड आउट की, ए माइनस लेमडा आई ब्रैकेट वाली, ठीक है। सॉल्व आउट करके ये फॉर्म आ गई। अब इसका डिटर्मिनेंट लिया हमने तो हमारे पास ये पूरी फॉर्म आ गई है, एक्स स्केयर लेमडा स्केयर माइनस 2 लेमडा माइनस 3। अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर बनाएंगे, ठीक है, ये भी बहुत बार बता चुकी हूँ। तो दो आंसर आएंगे -1 और 3। अब हमने ये जो -1 और 3 आया ना, इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट करना होता है चेक करने के लिए। तो हमने पहले जब लेमडा इक्वल टू 3 वाला केस पुट किया ना इस इक्वेशन में, तो सॉल्व आउट करके हमारे पास ये फॉर्म आ गई। जब हमने 1 -1 पुट किया ना इस इक्वेशन में, तो सॉल्व आउट करके ये फॉर्म आ गई। अब हमने देखा कि ये जहाँ पे x1 जो x2 के इक्वल है, ठीक है, यानी कि x1 x2 के इक्वल है, यानी कि हम कहते हैं कि लेट की ये 1 के इक्वल है, ठीक है। ये तो x1 की वैल्यू 1 है और y2 की वैल्यू x2 की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। अब जब माइनस के इक्वल करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोनों सेम है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये इक्वल के जब हमारे पास 2x1 ये इस साइड पे आएगा ना x2 वाली वैल्यू, तो माइनस हो जाएगी 2x2, तो 2 काट जाएगा, तो x1 माइनस x2 के इक्वल है। तो x1 हमारे पास 1 है, तो फिर x2 क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। तो x1 1 हो जाएगा और x2 -1 होगा। इस तरह से हम लिखते हैं। तो p में हम लोग क्या करते होते हैं, जो हमने कॉलम फाइंड किए होते हैं वो लिखते होते हैं। तो पहला कॉलम हमने जो आइगन वेक्टर फाइंड किया वो लिखते हैं, ये वाला कॉलम 1 1 और ये 1 -1, इसको ऐसे लिखेंगे। अगर एक और होती ना वैल्यू लेमडा की, तो एक और कॉलम जनरेट होता, ठीक है, यहाँ पे। अब इसको आगे हम फर्दर सॉल्व आउट कर सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में यही कहा गया था कि जस्ट पी की वैल्यू को फाइंड आउट करें, तो हमने पी की वैल्यू को फाइंड आउट किया। नेक्स्ट है W इज इक्वल टू स्पेन ऑफ x1 x2 और x1 x2 गिवन है, और ये इसके ऑर्थोगोनल बेसिस है v1 v2, ये फाइंड करनी। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको कहते हैं ना c1 v1 c2 v2, तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करते हैं, c1 v1 या x1 प्लस c2 x2, ठीक है, इजीली कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे इशू क्या है कि यहाँ पे स्पेन x1 x2 है और x2 x1 गिवन है, लेकिन हमें कहा गया है कि आंसर में v1 v2 निकालना है, यानी कि ये चीज़ फाइंड करनी है, ऐसे कॉलम फाइंड करने हैं दो, लेकिन वो v1 v2 क्यों, यानी कि हम लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं यूज़ कर सकते। तो हमारे पास इसका रूल है कि जब इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, बेसिस x की दी गई हूँ या किसी और वेरिएबल की, और फाइंड किसी और की करने, और जो दी गई हूँ उसके जो करस्पॉन्डेंस है वो दिए गए हूँ x1 x2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो पहला वाला होता है ना वो हमेशा पहले वाले के इक्वल ही होता है। ये जो होता है ना v1, ये x1 के इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि जो x1 की वैल्यू है ना ये वाली, यही v1 की वैल्यू होगी, ये वाली 3 0 -1। अब हमें फाइंड क्या करना है, v1 v2, तो v1 तो हमारे पास आ गया, अब v2 हमने फाइंड करना है। तो v2 मैंने आपको बताया है कि v2 क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है। प्रोजेक्शन में से हम, ठीक है, प्रोजेक्शन को काटते हैं, परपेंडिकुलर होता है प्रोजेक्शन के। p यहाँ पे प्रोजेक्शन आप पूरा लिख लेना, ठीक है। तो v2 हमारे पास क्या होगा, x2 वाले पोर्शन में से प्रोजेक्शन को माइनस करेंगे। तो सबसे पहले तो प्रोजेक्शन फाइंड करने का ये फार्मूला है, ठीक है, v2 माइनस v1। तो v2 को v1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और v1 को v1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इस v1 को एज इट इज़ लिखेंगे। अब हमने जब v1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इन दोनों को, तो ये आंसर आ गया 30, नीचे आ गया 10, और इस वाले को एज इट इज़ लिखेंगे। अब 30 को 10 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये p की वैल्यू आ जाएगी प्रोजेक्शन की। तो अपने आपने क्या करना था, v2 क्या था आपके पास, x2 माइनस प्रोजेक्शन, तो x2 वाला कॉलम और प्रोजेक्शन वाले कॉलम को माइनस करेंगे तो ये v2 आ जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन में v1 और v2 ही फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो ये आपने फाइंड आउट कर लिया। एंड पे आप लिख लेना कि ये v1 और ये v2 है, और इसको बेसिस की फॉर्म में लिखना है, तो ऐसे v1 v2 भी लिख लेना। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, इसमें आपने लीस्ट स्क्वायर एरर फाइंड करना है।
तो इसमें क्या कह रहे हैं कि एक्स हैट आपको गिवन है, ठीक है। अब वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है, मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं डिटेल में ना समझाऊँ, ठीक है। बाकी कोई भी इशू है तो आप वीडियो लेक्चर देखें और कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। और अगर आपको कोई लगता है कि उसमें कोई मिस्टेक है तो आपने मुझे बता देना, मैं पिन कर दूँगी, ठीक है, आपका कमेंट। अब एक्स हैट गिवन है, ए एक्स इज इक्वल टू बी है, यानी कि होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। अब ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, तो आपके पास एरर निकालना है। तो एरर का फार्मूला क्या होता है, बी माइनस ए एक्स का नॉर्म निकालते। तो सबसे पहले हमें ए एक्स निकालना होगा, ए और ये एक्स जो है ना इसको मल्टीप्लाई करना है। ये ए एक्स इज इक्वल टू ए मैट्रिक एक्स मैट्रिक, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा ए एक्स का। अब हमने निकालना क्या था एरर, तो बी माइनस ए एक्स होना चाहिए। तो हम बी माइनस ए एक्स निकालेंगे, बी क्वेश्चन में ये गिवन है 3 1 माइनस 4 2, ठीक है। ये बी की वैल्यू इंसर्ट करेंगे, माइनस ये जो भी हमने वैल्यू कैलकुलेट किया ये करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा। इसका नॉर्म निकालेंगे, तो नॉर्म को क्या करते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू को स्क्वायर में लिखते हैं, सेंटर में प्लस डाल के। मतलब कि स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू लिखते हैं स्क्वायर में, पहली वैल्यू का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, फिर दूसरी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर। सब का स्क्वायर लिखते हैं प्लस लिख के, अंडर द रूट, इसको रूट कहते हैं। सबको प्लस करेंगे तो स्क्वायर रूट 15 आ जाएगा, और पॉइंट को ख़त्म करेंगे, स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर में आप लिखोगे स्क्वायर रूट 15 तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.87, यानी कि इसमें इतना परसेंट 3.872.99 इसमें लीस्ट स्क्वायर एरर है। सेम ये क्वेश्चन आया हुआ है 5 नंबर का। इसमें क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक मैट्रिक है ए स्क्वायर फाइंड करना है आपने, ठीक है। ए स्क्वायर फाइंड करना है और आपको ये ए इज इक्वल टू पी डी, पी इनवर्स फॉर्म गिवन है और पी और डी जो है वो आपको गिवन बिलो है। ए मैट्रिक गिवन है, पी गिवन है, डी गिवन है। अब यहाँ पे देखिए पी इनवर्स गिवन है। आपको अगर तो ये फॉर्म बता देते हैं कि ये इसके इक्वल है तब भी अच्छा है, अगर नहीं भी बताते तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये इसके इक्वल है। अब यहाँ पे देखें बात क्या है, अगर तो आपको कहते हैं ना ए स्क्वायर निकालें, तो जो ए होता है ना, ए मल्टीप्लाई बाय ए करो ना तो ए स्क्वायर आ जाता है। यानी कि इस मैट्रिक को अपने साथ मल्टीप्लाई करो तो यही चीज़ हमने फाइंड करनी है, एक तरीका। दूसरा, अगर आपको पी डी पी इनवर्स दिया गया है तो आपने क्या करना है, पी को डी के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके आंसर को पी इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो भी आंसर आएगा वो ए की वैल्यू आएगी और उस ए की वैल्यू को 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ए स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे मज़े की बात है, हमें सारी वैल्यू दी गई हैं, तो मैं हमेशा ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, शॉर्टकट होगा, कम टाइम लगेगा। यहाँ पे मैंने सॉल्व आउट किया था और लेकिन मेरे पास ये सेव नहीं हुआ, पता नहीं क्या इशू था, डिलीट हो गया मेरे से, फिर मैंने दोबारा टाइप नहीं किया। तो आपने ए क्रॉस ए निकालना है ना, ए मैट्रिक लिखना है, फिर क्रॉस ए मैट्रिक को अगेन लिखना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन है आपके पास 52 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसमें एक मैट्रिक ए है, एक सी आर है और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है R2 से R2 पे बाय TX1 इज इक्वल टू AX1 गिवन है। डिटरमिन सी, आपने सी आर फाइंड करना है, इज इन द रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन T। इसको आपने सॉल्व आउट करना है और यह आपने खुद करना है, ये आपका टास्क है। यहाँ पे ये हो गई है एंड वीडियो, ठीक है। इस वीडियो के अंदर जो जो मैंने बताया है सारा आपने 100% प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन MCQs। इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। बाकी कोई भी इशू है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक एक वीडियो बनाने पे, तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक करें, शेयर करें और दुआ में याद रखें।